हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 3, जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू और मेंस दोनों के लिए, दोनों के एस्पेक्ट्स से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि ये इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। अगर सरल भाषा में कहूँ तो इन्फ्लेशन होता है महंगाई, ठीक है। इन्फ्लेशन होता है महंगाई, ये मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी मेंशन की है, राइज इन जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो हम चीज़ें खरीदते हैं उनका जब प्राइस ज़्यादा हो जाता है हम उसे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई होना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, हर बंदे के पास पैसा होता है तो वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा खरीदता है। अब फॉर एग्जांपल एक दुकान पे 100 सोप्स हैं, ठीक है। उस 100 सोप्स को खरीदने के लिए 150 लोग आ गए हुए हैं, ठीक है। उस 100 सोप्स को खरीदने के लिए 150 रुपये आ गए हुए हैं और 150 लोगों के पास उतना पैसा है कि वो उन सोप को खरीद सके। तो क्या होगा, जो शॉपकीपर होगा वो देखेगा कि 100 बंदे हैं, 150 बंदे हैं और मेरे पास सिर्फ 100 ही सोप है। मैं इन 100 सोप्स की वैल्यू को ऐसे बढ़ा देता हूं कि इन 150 में से सिर्फ 100 बंदे ही इन सोप्स को खरीद पाए, या फिर 100 से कम बंदे इन सोप्स को खरीद पाए। कुछ इस तरह कि कुछ बंदे इनमें से 2 या 3 सोप अपने साथ लेके चले जाएं। तो क्या होगा, जैसे ही ज़्यादा लोग दिखे और प्रोडक्ट जो है वो कम था, यानी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा थी पर प्रोडक्ट जो क्वांटिटी में था वो कम अवेलेबल था, शॉपकीपर ने उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया। तो इसे ही कहते हैं महंगाई होना। मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हर बंदे के पास जब पैसा होगा तो पैसे की कदर नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूशन जो है मनी की वो अमीर लोगों के हक में हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिसके पास ज़्यादा होगा सिर्फ वही प्रोडक्ट्स को महंगे दाम पर भी खरीद पाएगा। तो इन्फ्लेशन क्या हुई? महंगाई, ठीक है। महंगाई, जो भी स्पेलिंग होते हैं। अब बात करते हैं डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का टोटली ऑपोजिट है। अगर इन्फ्लेशन महंगाई है तो डिफ्लेशन का मतलब है कि प्राइस गिर जाना। सेम एग्जांपल लेता हूं, अगर दुकानदार के पास 100 सोप्स हैं पर उसको खरीदने वाले सिर्फ 3 से 4 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग ही हैं, तो वो शॉपकीपर क्या करेगा, वो कहेगा कि यार मैं इन सोप को दुकान पे पड़े पड़े एक्सपायरी करने के बजाय इनका रेट गिरा देता हूं, ताकि ये जो 10 लोग हैं हर कोई एटलीस्ट 7 या 8 सोप्स मेरे से ले जाएं, ताकि मेरे एटलीस्ट 80 सोप की बिक्री तो हो। तो क्या होगा, जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होगा पर लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा उन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू अपने आप गिर जाएगी। इसे हम कहते हैं डिफ्लेशन। तो सस्ता हो जाना सामान, उसे हम कहेंगे डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन जब 0 से नीचे चला जाता है तो उसे हम कहेंगे डिफ्लेशन। अब तीसरी टर्म आती है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ लाके रख दिया ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। देखिए, डिफ्लेशन वर्ड में इन्फ्लेशन जैसा कोई आपको वर्ड नहीं दिख रहा, तो यानी कि इन्फ्लेशन महंगाई की बात नहीं होगी, सिर्फ चीज सस्ता होने की बात होगी। डिसइन्फ्लेशन में आपको इन्फ्लेशन वर्ड दिख रहा है, तो इसको ऐसे याद रखो कि इन्फ्लेशन होगा पर स्लो रेट में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल पहले दिन प्रोडक्ट की कीमत थी 100 रुपये, उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी तो उस बंदे ने उसको 130 रुपये का बेचना शुरू किया। महंगाई कितनी हुई? 30% से इंक्रीज हुई। वहीं तीसरे दिन जब लोगों ने देखा कि यार ये 100 रुपए की चीज 130 रुपए की बेच रहा है, तो कम लोग आना शुरू हुए। बस वही लोग आना शुरू हुए जिनके पास पैसा ज्यादा था। उसके बावजूद उसने 130 को एक की चीज को 140 रुपए में बेचा, तो महंगाई कितनी बढ़ी? 7.6%। अब ये 40% कैसे नहीं है? देखिए, पहले जो प्राइस था वो तो 100 रुपये था, वो रह गया पीछे ही जब उसने उसको 130 कर दिया। अब जो महंगाई देखी जाएगी वो 130 के रिस्पेक्ट में देखी जाएगी, तो 130 के रिस्पेक्ट में 10 रुपये का इंक्रीज हो रहा है।
और पिछली प्राइस थी 130 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास 7.6% आएगा। तो महंगाई कितनी बढ़ी? 7.6% से बढ़ी। अब पहले महंगाई बढ़ी थी 30% की दर से, अब महंगाई बढ़ रही है 7.6% के दर से। तो डिक्रीज तो हो रहा है, पर अभी भी महंगाई +7.6 की है, यानी कि पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखा रही है महंगाई। तो यानी कि इन्फ्लेशन तो हो रही है, बस रेट उसका स्लो हो गया, जिसे हम कहेंगे डिसइन्फ्लेशन। तो अब इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन तीनों चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इसकी डेफिनेशन से शुरुआत करें। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है प्राइस को स्टेबल रखना, ना चीज़ें ज़्यादा सस्ती हो ना चीज़ें ज़्यादा महंगी हो। इस चीज़ को स्टेबल रखने के लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करते हैं। हम नहीं, एक्चुअली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करता है कुछ इस तरीके से कि देश की ग्रोथ पर भी कोई रुकावट ना आए। फिर से एक बार डिफाइन कर देता हूँ। पैसे की कीमत को स्टेबल रखना है इस तरीके से कि कंट्री की ग्रोथ में कुछ रुकावट ना आए, उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाई है मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी एक कमेटी बैठती है जो कि 6 मेंबर की होती है। 6 में से 3 मेंबर होते हैं आरबीआई के और 3 मेंबर सिलेक्टेड होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ऐसा क्यों होता है? हम पूरी जिम्मेदारी जो है सिर्फ आरबीआई पर भी नहीं छोड़ सकते, वरना आरबीआई की जैसी मर्जी आएगी आरबीआई वैसी पॉलिसी निकालेगा। उससे देश को फायदा हो ना हो वो सेकेंडरी चीज होगी। अगर एक इंस्टीट्यूट में बाहर की इंटरफेरेंस होगी, बाहर वाले भी उसकी पॉलिसीज पर, उसके रूल्स पर नजर रखेंगे, तभी वो इंस्टीट्यूट बेटर काम करेगा। यही वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने 3 मेंबर इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बिठाता है। बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो जैन 2021 यानी कि जनवरी 2021 तक जो 6 मेंबर थे वो कौन कौन थे? आशिमा गोयल, शशांक भिड़े, जयंत वर्मा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इलेक्टेड थे। एम के सागर, एम डी पात्रा और हमारे शक्तिकांत दास जी, जो कि आरबीआई के 25th गवर्नर हैं, ये 3 बंदे थे आरबीआई के बोर्ड से। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, हमेशा आरबीआई की तरफ से जो बोर्ड सिलेक्ट होगा, हमेशा ऐसा ही बोर्ड सिलेक्ट होगा कि एक मेंबर सेंट्रल बोर्ड जो है वो इलेक्ट करेगा आरबीआई का, एक डिप्टी गवर्नर होगा ही होगा और गवर्नर भी उसमें होगा ही होगा। इन केस 3 वोट्स आते हैं फेवर में, 3 वोट्स आते हैं अगेंस्ट, तो कौन सा वोट माना जाएगा? जो शक्तिकांत दास जी यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने डिसाइड किया होगा। यानी कि इन केस ऑफ अ टाई, आरबीआई के गवर्नर ने जो डिसीजन लिया होगा उस डिसीजन को माना जाएगा, उस पॉलिसी को माना जाएगा। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए 6 मेंबर की एक कमेटी बनती है, जिसमें से 3 मेंबर होते हैं आरबीआई के, 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इस 6 मेंबर की कमेटी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब बात करते हैं कि कुछ टूल्स ऐसे होंगे जिसके थ्रू आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। वो कौन से टूल हैं? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक, क्वालिटेटिव काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव भी इम्पॉर्टेंट है, पर उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं जितना क्वालिटेटिव है। तो क्वांटिटेटिव टूल्स भी आपको पढ़ने हैं, बट जस्ट गिव इट ए रीड। क्वालिटेटिव टूल्स को आप अच्छे से समझिए। तो यहाँ पर मैंने लिखे हैं CRR, SLR, OMO, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो आपने ये वर्ड्स कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। मतलब पता है नहीं पता है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी मैं आपको इनके मतलब ही बताने जा रहा हूं। शुरू करते हैं CRR से, जो कि है कैश रिजर्व रेशियो। इट इज द अमाउंट ऑफ NDTL। एक आपको फुल फॉर्म आ गई NDTL, यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। सबसे पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था लाइबिलिटी क्या होती है। बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है डिपॉजिट। सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्यों होती है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। तो नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी, 2 टाइप की लाइबिलिटीज पढ़ाई थी, यानी 2 टाइप के डिपॉजिट पढ़ाए थे मैंने, टाइम और डिमांड। टाइम में हमने पढ़ा था FD, RD डिमांड में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट।
तो एनडीटीएल भी वही है, नेट टाइम और डिमांड डिपॉजिट यानी डिमांड लायबिलिटी बैंक के पास जितनी भी है ओवरऑल, उसका कुछ परसेंटेज बैंक को जमा करना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश। यहां पर सीआरआर की फुल फॉर्म लिखी है कैश रिजर्व रेशियो। तो जो बैंक डिपॉजिट करेगा रिजर्व बैंक के पास वो भी कैश की फॉर्म में होगा, तो उसे हम कहेंगे सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। सिमिलर एक टूल है जिसको हम कहते हैं एसएलआर, इसकी फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है सीआरआर के तरह। इसमें भी एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज बैंक को मेंटेन करना होता है आरबीआई के पास, जैसे कैश रिजर्व रेशियो में मेंटेन करना होता था, पर उसमें ओनली कैश यानी कि सीआरआर में सिर्फ कैश का यूज करके ही बैंक मेंटेन करेगा रिजर्व बैंक के पास कुछ परसेंटेज, जबकि एसएलआर में कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फॉरेक्स, और इन चारों को एक साथ मिला के भी जो परसेंटेज आरबीआई ने कही होगी एसएलआर की मेंटेन करने को, वो बैंक आरबीआई के पास मेंटेन करवा सकता है। याद रखना एसएलआर जो है हमेशा बड़ा होगा सीआरआर से, क्योंकि एसएलआर में हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं आरबीआई के पास जमा कराने के लिए, जबकि सीआरआर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैश है। तो ये मैंने यहाँ पर खाली स्पेस छोड़ी हुई है, ये आपको गूगल करना है कि सीआरआर और एसएलआर की प्रेजेंट रेशियोज क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस टाइम ये वीडियो देख रहे हो। तो सीआरआर और एसएलआर जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए खुद को अपडेट करके ही जाना। नेक्स्ट आ जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको हम ओएमओ भी कहते हैं। इसकी बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीदारी या फिर उनको बेचा जाए जब, तो इसे कहते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस। फिर आता है रेपो रेट। रेपो रेट की फुल फॉर्म है रीपरचेज ऑर्डर, उसका रेट। तो ये क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म लोन है जो आरबीआई देता है। किसको देता है? अपने क्लाइंट्स को। मोस्टली बैंक्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो आरबीआई जब शॉर्ट टर्म लोन देता है अपने क्लाइंट्स को, उसको कहते हैं रेपो रेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलिसी रेट। अब देखिए, हम तो सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, हमने ये चीज तो डिस्कस की ही नहीं कि इससे महंगाई को कैसे मेंटेन किया जाता है। अब देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, पहले डेफिनेशंस पूरी कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये चीज भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो रेपो रेट की आई गेस आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई है। मुझे लगता है प्रेजेंट ये 4% चल रहा है। वही बात आती है रिवर्स रेपो रेट की। तो रेपो रेट को जब हम रिवर्स कर देंगे, सारा प्रोसेस जब हम उल्टा कर देंगे, यानी कि जब आरबीआई को लोन दिया जाएगा कमर्शियल बैंक्स के थ्रू, तो उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। एट प्रेजेंट ये 3.35% का चल रहा है। तो आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, एक बार इंटरव्यू या फिर मेंस का पेपर देने जाने से पहले खुद को अपडेट कर लेना गूगल सर्च करके। अब बात करते हैं ये चीजें थी क्या। ये कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसके बाद जो थे हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनके थ्रू महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि कुछ अमाउंट है सीआरआर का जो बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सबमिट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और मैंने आपको ऊपर ही एक्सप्लेन किया महंगाई क्यों हुई है, क्योंकि लोगों के पास कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, बैंक ने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कैश फैला दिया हुआ है। अब क्या होगा, आरबीआई कहेगा कि भाई महंगाई को कंट्रोल करना है, तो वो क्या करेगा, बैंक को कहेगा, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट में बैंक जो है सीआरआर 4% का आरबीआई के पास डिपॉजिट कर रहा है, यानी कि 100 रुपीज अगर बैंक के पास हैं, उसमें से 4 रुपीज जो है वो बैंक आरबीआई को दे रहा है। अब आरबीआई कहता है कि नहीं, बैंक ने बड़ा ज्यादा पैसा मार्केट में फैला दिया हुआ है, यानी बैंक के पास इनफ करेंसी है। तो आरबीआई क्या कहेगा बैंक्स को कि जो तुम 4% का सीआरआर दे रहे थे, अब तुम दोगे 6% का। तो यानी कि बैंक अब 100 रुपीज में से 6 रुपीज दे देंगे सीधा सीधा आरबीआई को। वही बैंक एसएलआर का भी रेट बढ़ा देगा, जो फॉर एग्जांपल अभी तक 19% दे रहा था, यानी 100 में से 19 रुपए जो दे रहा था
बैंक वो एस एल आर रिजर्व बैंक को दे रहा था। अब उन्होंने कहा 19 नहीं भाई, हमें 22% चाहिए तुमसे। तो अब 100 में से 22 रुपीज जो है वो बैंक जो है आरबीआई को देगा। अब देखिए 6 रुपए यहाँ, 22 रुपए यहाँ, 28 रुपए का बैंक को जितना भी अमाउंट है वो देना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो बैंक के पास बचे सिर्फ 72 रुपीज लेंडिंग के लिए। जब सीआरआर और एसएलआर की वैल्यू कम थी तो बैंक के पास 72 से ज्यादा अमाउंट थी लोगों को बांटने के लिए, पर अब उसके पास सिर्फ 72 रुपीज की ही अमाउंट बची हुई है। तो बैंक क्या कहेगा कि यार मेरे पास पैसा कम बचा है पर मुझे प्रॉफिट तो ज्यादा ही कमाना है, वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर देगा। अब जैसे ही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे सिर्फ वही कस्टमर आके लोन लेगा जिसको वाकई में लोन की ज़रूरत होगी। अब वो कस्टमर लोन नहीं लेगा जिसे मतलब अपनी लग्जरीज के लिए लोन चाहिए, अब सिर्फ वो कस्टमर लोन लेगा जिसको अपनी नीड के लिए लोन चाहिए। तो इस तरीके से मार्केट में कैश का फ्लो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा दिया, बैंक को ज्यादा पैसा आरबीआई के पास सबमिट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बैंक के पास कम पैसा है। कम पैसा होने की वजह से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए हैं और सिर्फ वही कस्टमर लोन ले रहा है जिसको जरूरत है, जिसको नीड है। वैसी बात करें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की, तो रेपो रेट क्या होता है जिसमें आरबीआई जो है वो बैंक को लोन देता है। अब आरबीआई अगर रेपो रेट इंक्रीज कर देगा, फॉर एग्जांपल बैंक कह रहा है कि मुझे 100 रुपीज चाहिए, आरबीआई जो है बैंक को 4% के इंटरेस्ट पर देगा 100 रुपीज, यानी कि बैंक को आरबीआई को 104 रुपए लौटाने होंगे। अब बैंक इस 100 रुपीज को अगर 8% पर देगा तभी उसको कुछ ना कुछ फायदा होगा, क्योंकि बैंक को अपने स्टाफ की सैलरी भी निकालनी होती है, फिर एक्सपेंडिचर भी होते हैं बैंक के, जैसे ब्रांच को मेंटेन करना है, कभी कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी आ गई या फिर ब्रांच शिफ्ट करनी है, कोई बेटर ब्रांच में जाना है, ठीक है, बड़ा स्टाफ होता है बैंक के पास, ठीक। तो इस चीज़ को अपना स्टेबल करने के लिए बैंक जो है यही जो 100 रुपये होगा 8% में बेचेगा, ताकि वो 108 रुपये कमाए, उसमें से 104 रुपये वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लौटा दे और 4 रुपये वो ऐसे डिवाइड कर दे कि उसका स्टाफ और उसका एक्सपेंडिचर निकल जाए, फिर उसके पास एक प्रॉफिट भी बचे। वहीं अगर आरबीआई कहेगा कि अब मैंने रेपो रेट बढ़ा दिया, अब मैं 6% पे तुम्हें दूंगा, तो बैंक को 106 रुपये लौटाने होंगे आरबीआई को वापस। अब बैंक को उस 8% से कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 8% से वो सिर्फ 108 रुपये कमाएगा, जिसमें से 106 तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लौटा देगा। तो उसके पास क्या बचेगा? 2 रुपये। अब वो इस 2 रुपये से अपने स्टाफ को सैलरी देगा, अपनी ब्रांच का एक्सपेंडिचर देखेगा या अपना प्रॉफिट देखेगा। तो उसको डेफिनेटली ये जो 100 रुपये उसको 6% पे मिले थे, उस 100 रुपये को उसको कम से कम 12% पर बेचना ही पड़ेगा। तो 8% का पिछला रेट जब 12% हो गया तो कस्टमर वही लोन लेगा जिसको ज़रूरत होगी। बात वहीं आ गई नीड की। तो जैसे ही आरबीआई किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देता है तो बैंक भी उसी के रिस्पेक्ट में अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है, ताकि बैंक को लॉस ना उठाना पड़े। वैसे ही रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिसमें जो बैंक है वो आरबीआई को लोन देता है। अब अगर आरबीआई चाहता है कि मार्केट में कम पैसा जाए तो वो रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर देगा। जब रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगा, फॉर एग्जांपल कार लोन है 7% का, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट कर देगा 5%, तो बैंक जो है वो कहेगा यार इस 7% में डाउट है कि मुझे पैसा वापस आएगा भी या नहीं आएगा, मैं इस 7% में लगाने के बजाय इस 5% में पैसा लगा देता हूं अपना, क्योंकि मुझे पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तो मुझे पैसा डेफिनेटली वापस आएगा ही आएगा। तो बैंक क्या करेगा? मार्केट में अपना पैसा लगाने के बजाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपना पैसा दे देगा, जिससे मार्केट में कैश का फ्लो फिर से कम हो जाएगा। तो ये हैं वो टूल्स जिसके थ्रू आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स में अभी हमारे पास बैंक रेट और एमएसएफ दो और चीज़ें बची हैं। बैंक रेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म रेट। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो थे शॉर्ट टर्म रेट।
अब आ गया लॉन्ग टर्म रेट जो आरबीआई देता है अपने क्लाइंट को, जैसे कि बैंक्स को। वो लॉन्ग टर्म होगा तो उसे हम कहेंगे बैंक रेट, शॉर्ट टर्म होगा तो उसे हम कहेंगे रेपो रेट। बैंक रेट जनवरी आपका प्रेजेंट क्या चल रहा है उसे भी आप कंफर्म कर लीजिए गूगल से। फिर आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये भी एक विंडो है बैंक्स के लिए कि वो बोरो कर लें इमरजेंसी क्रेडिट फ्रॉम आरबीआई जब इंटर बैंक लिक्विडिटी ड्राई हो जाती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? लिक्विडिटी का मतलब है कैश फ्लो। अगर कैश फ्लो कम हो जाए तो इमरजेंसी क्रेडिट ले सकता है बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। उसे कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यहां पर नीचे एनडीटीएल की मैंने आपको एज ए फॉर्मूला आपको याद कराने की कोशिश की है कि टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी, यानी कि डिपॉजिट जो है बैंक का, उसमें से हम माइनस कर देंगे एसेट। यानी बैंक ने जो डिपॉजिट कराया है अपना पैसा दूसरे बैंक्स में। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कोई आपके बैंक में आके पैसा जमा करा रहा है वेदर कस्टमर और सम अदर बैंक, तो आपको उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। यानी कि जो कैश आपके पास डिपॉजिट हो रही है वो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। वहीं पर आप अगर अपना पैसा कहीं पर जमा करा रहे हैं, कस्टमर को दे रहे हैं एज लोन या फिर किसी और बैंक में जमा करा रहे हैं एज डिपॉजिट, तो वो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा और वो जो डिपॉजिट जो आपने दूसरे बैंक में कराया है वो आपका बन जाएगा असेट, क्योंकि इंटरेस्ट आपकी कमाई है। ठीक, आई होप अब आपको एनडीटीएल भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। अभी तक हम क्वालिटेटिव टूल्स पढ़ रहे थे, अब हम आ जाते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स पर। तो यहां पर दिया है फिक्स्ड मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट। एक मार्जिन मनी होती है, वो क्या होती है? सपोज कर लीजिए एक कस्टमर आपके पास कार लोन लेने आता है जिसकी वैल्यू है 10 लाख। ठीक है, अब इस 10 लाख में से अगर आरबीआई ने कहा है कि मार्जिन मनी आपको 10% की लेनी है, यानी कि आप उसे 9 लाख का लोन देंगे और आप उस बंदे को कहोगे कि 1 लाख वो अपना इस कार में इन्वेस्ट करे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर 10 का 10 लाख रुपया सिर्फ बैंक का लगा होगा तो उस बैंक की तो उस बंदे की तो जीरो इन्वेस्टमेंट हुई उस कार को खरीदने में। तो वो कार बेशक जला दे, तोड़े फोड़े या पैसा ना लौटाए, उसके लिए वो कार मुफ्त की है, तो बड़े कम चांसेस हो जाते हैं कि वो ये पैसा लौटाएगा बैंक को। इसीलिए आरबीआई ने मार्जिन मनी रखी है कि कुछ पैसा तो उस बंदे को भी उस गाड़ी में लगाना पड़ेगा, तभी वो उस गाड़ी की कदर करेगा और उसके पैसे लौटाएगा। वहीं अगर आरबीआई इस मार्जिन मनी को इंक्रीज कर देती है, 10 के बजाय 30% कर देती है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब बैंक देगा सिर्फ 7 लाख रुपए और वो बंदा एज ए कैश देगा 3 लाख रुपए। तो जो बंदा 3 लाख रुपए दे रहा होगा वो भी पैसा डालने से पहले 10 बार सोचेगा कि मुझे ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है या मैं इसको सिर्फ एज ए लग्जरी ले रहा हूँ। तो ये है वो पहला क्वांटिटेटिव टूल जिसके थ्रू आरबीआई जो है वो कैश फ्लो मार्केट में कम कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। आरबीआई कैन कंट्रोल मनी सप्लाई बाय चेंजिंग डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआईज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दे देता हूं कि हमारे कोरोना आया तो आरबीआई ने क्या किया, 6 मंथ्स का मॉरेटोरियम दे दिया। ठीक है, मॉरेटोरियम क्या होता है? 6 मंथ के लिए उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, किस्त ना जमा कराओ, सिर्फ इंटरेस्ट जमा करा दो। होता क्या है बेसिकली, जो एक ईएमआई होती है ना, जिसको हम इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट कहते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे की 22,000 रुपये ईएमआई है, तो ये 22,000 रुपये कैसे बना होता है? इसमें से 20,000 रुपये होगा उसका प्रिंसिपल और 2,000 रुपया होगा जो उसको पर मंथ इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो मॉरेटोरियम में क्या होगा, आरबीआई ने कहा दिया कि आप सिर्फ वो 2,000 रुपये जमा करा दो जो आपका इंटरेस्ट पड़ रहा है, आप 20,000 रुपये का प्रिंसिपल बेशक जमा ना करवाओ। तो इसके थ्रू आरबीआई ने इस बार जो है कंज्यूमर की क्रेडिट रेगुलेशन में चेंज लाई ताकि उस पर प्रेशर ना आए कोरोना के टाइम पर ज़्यादा पैसा जमा कराने की। नेक्स्ट चीज़ आ गई सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसके अंडर आरबीआई जो है वो बैंक्स को इंस्ट्रक्ट कर देता है कि कुछ लोन ट्रेडर्स को लोन ज़्यादा ना दें या फिर दे ही ना, डिपेंडिंग अपॉन क्या सिचुएशन चल रही है इकोनॉमी की। अब जैसे
आपको पता है कि कोरोना में लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन के टाइम जो सैनिटाइजर बना रहे थे, आरबीआई ने इंस्ट्रक्ट कर दिया कि सैनिटाइजर और मेडिकल स्टोर्स वगैरह, मेडिकल केमिस्ट, इन सब को आप लोन ज़्यादा दे सकते हो क्योंकि इनकी जो सेल है वो ज़्यादा होगी। वहीं पर आरबीआई ने जो काम होते हैं, जो दूसरे काम होते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह, ठीक है, रेस्टोरेंट हो गया, या फिर जो कैब्स चलाते हैं या मैटाडोर्स चलाते हैं या कुछ भी टैक्सीज वगैरह जो भी चलाते हैं, उनको आरबीआई ने कह दिया कि लोन नहीं देना क्योंकि लॉकडाउन है तो ये सब गाड़ियां चलेंगी नहीं। तो प्रेफरेबली आप इन लोगों को लोन ना दो, लॉकडाउन में ये आपको लॉस देंगे। वहीं दूसरी तरफ सैनिटाइजर्स वगैरह या फिर जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, जैसे लाइजॉल वगैरह, जितने भी होते हैं जो क्लीनिंग पर्पजेस के लिए यूज होते हैं, उन सबको आप लोन दे सकते हो क्योंकि इस टाइम वो लोग प्रॉफिट में जाएंगे। तो ये आ गया सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसके थ्रू आरबीआई कंट्रोल कर सकता है कहाँ लोन बांटना चाहिए, कहाँ नहीं। फिर आगे क्रेडिट राशनिंग। Central bank can fix credit amount to be granted. This help banks in lowering credit exposure to unwanted sector. For example, एक एरिया में बहुत सारे ईंटों के भट्ठे लगे हुए हैं, तो अब क्या होगा, आरबीआई कहेगा कि ये ईंटों के भट्ठे जो लगा रहे हैं, अगर और लोन ऐसे आते हैं या फिर ये अपने लोन की अमाउंट को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आप इसको साफ साफ मना कर दीजिए। आप क्या कीजिए, 25 लाख के ऊपर का लोन मत दीजिए ब्रिकलिन को। ब्रिकलिन यानी जहां ईंटें बनती हैं, ईंटों का भट्ठा। तो क्या होगा, आरबीआई की गाइडलाइन के अंडर 25 लाख का लोन इसके ऊपर आप कर ही नहीं सकते। तो इसके थ्रू आप अगर ऐसे सेक्टर में ज्यादा पैसा लगाओगे ही नहीं जो बहुत वास्ट स्केल पर आपको आगे पीछे दिख रहा है, तो आपका रिस्क कम हो जाएगा कि अगर उसका वो चीज फेल होती है तो आपने पैसा भी कम लगाया हुआ है तो आपका कम पैसा ढूंढने के चांसेस होंगे। ठीक, नेक्स्ट चीज आ गया डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में आरबीआई क्या होता है, वो बैंक को पेनलाइज कर देता है, वो उन बैंक्स को जिन्होंने मेजर्स नहीं फॉलो किए। फॉर एग्जांपल, कोई बैंक अपना एनपीए कंट्रोल नहीं कर रहा। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। एनपीए होना यानी आपका लोन जो है वो वापस नहीं आ रहा। ठीक है, एनपीए बड़ी खराब चीज होती है बैंक के लिए। कोई बैंक अपना एनपीए जो है वो कंट्रोल नहीं कर रहा है, एनपीए उसका इंक्रीज होता जा रहा है, फिर भी वो लोन पे लोन बांटी जा रहा है। आरबीआई ने उसको मना भी किया कि अब तू लोन मत बांध, फिर भी वो लोन पे लोन बांटी जा रहा है। जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई उस बैंक को पेनल्टी भी लगा सकता है और उसके ऑपरेशंस को भी सीज कर सकता है कि फॉर एग्जांपल तू 3 मंथ्स के लिए लोन ही नहीं देगा। जैसे अभी अभी रिसेंटली एचडीएफसी पे आरबीआई ने ये रोक लगाया कि लोन नहीं दे सकते, आप ज़्यादा लोन नहीं दोगे। तो ये चीज़ करके आरबीआई जो पैसे का फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकता है। इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी हमने पढ़ी और इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स से, वो सब पढ़ा। ये भी हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। काफ़ी कम्प्लेक्स टॉपिक था, इसमें टाइम भी ज़्यादा लग गया, आप देख सकते हैं, पर मैंने कोशिश की है इसको जितना बेसिक और हिंदी में आपको समझा सकूं, एग्जांपल्स दे दे के, उतनी मैंने समझाने की कोशिश की है। तो एंड करते हैं अपने चैप्टर को। थैंक यू सो मच।